नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा जी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के सेशन में भाषा एवं संस्कृति के अंतर्गत आज हम बात करेंगे एक नए व्यंग पर, ठीक है ना, जो कि शरद जोशी, लेखक शरद जोशी जी के द्वारा लिखा गया है। जीप पर सवार इल्लियां, जीप पर सवार इल्लियां, ये क्या व्यंग है दोस्तों, इसको पूरे विस्तार से और इसका महत्व क्या है, किस बात को लेकर के ये व्यंग किया गया है, ये सारी चर्चा दोस्तों हम आज के सेशन में करने वाले हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको अंदर सेशन में ही बताऊंगा जब हमारा एक पार्ट स्टार्ट होगा क्वेश्चन आंसर वाला, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। मैं प्रारंभ में फिर से एक बार आपको रिमाइंड करवा दूं दोस्तों, ये सिर्फ बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीए एलएलबी के सभी छात्रों, प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए उसी प्रकार से महत्वपूर्ण है जितना कि बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए, ठीक है ना। और पीडीएफ वगैरह सब आप डाउनलोड यहाँ से कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको डिस्कस करवा ही रहा हूँ साथ में, है ना। तो जो फॉर्मेट हमारा प्रारंभ से चला आ रहा है, इसमें उसी फॉर्मेट को दोस्तों अभी हम यहाँ पर उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्लासेस लेने वाले हैं, ठीक है ना। जो बच्चे नए हैं वो थोड़ा सा देख ले, काफी सारे सब्जेक्ट बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के लगभग सभी जो सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो थोड़े से डिफिकल्ट होते, और चूंकि हमारे द्वारा पहले उसी को उठाया गया था, क्योंकि देखिए यार, हिंदी इंग्लिश की जो फाउंडेशन कोर्स है ना, ये इतना ईजी पड़ता है कि प्रत्येक बच्चा कर लेता है ना, कर लेता है। और वैसे भी आप साल भर इस हिंदी इंग्लिश को तो पढ़ते नहीं हो, एग्जाम के जस्ट 2-3 दिन पहले ही इसको स्टार्ट करते हो पढ़ना, लेकिन आपका जो मेन, जो आपका पूरा ध्यान रहता है, जो आपका फोकस रहता है, वो आपके मेन सब्जेक्ट पर रहता है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री, है ना, या और भी कुछ जियोग्राफी जैसे और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं जो कि मेन सब्जेक्ट होते हैं, जो थोड़े से बिना पढ़े थोड़ी डिफिकल्टीज उसमें फेस करनी पड़ सकती है। तो आपका मेन फोकस उस पर रहता है, डिफिकल्ट भी होते हैं। इसी कारण से दोस्तों जो आपके मेन सब्जेक्ट है वो हम कंप्लीट करवा चुके हैं। राजनीति विज्ञान के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर तीनों में ही पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हैं। अर्थशास्त्र, हिस्ट्री वगैरह ये सब चल रहा है, कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ चल रहे हैं, ठीक है ना। इसी के साथ में जो नए बच्चे हैं जो नहीं देख पाते हैं कि सर आपके हमें टोटल लेक्चर देखना है, या हमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपके द्वारा पढ़ाए गए हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, प्लेलिस्ट तक पहुंच नहीं बन पा रही है, तो मेरे प्यारे दोस्तों करना कुछ नहीं है। एक छोटी सी क्लिप मैंने आपके लिए तैयार की हुई है, मैं वो आपको आगे चल करके प्ले कर दूंगा। उसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि प्लेलिस्ट में कैसे जाना है और किस तरह से उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप कैसे हमारे सभी सब्जेक्टों के सभी लेक्चर आप क्रम अनुसार फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, और किस तरह से उनकी नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब मैं आगे बताने वाला हूं। आगे 10-15 मिनट की क्लास हो जाएगी, उसके बाद में एक छोटा सा ब्रेक लेकर के आपको मैं वो वीडियो क्लिप स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज फर्स्ट यूनिट की लास्ट सेशन है ये वाला, है ना। फर्स्ट यूनिट का आखिरी चैप्टर है हमारा जीप पर सवार इल्लियां। शरद जोशी जी के द्वारा ये व्यंग लिखा गया था, है ना। ये व्यंग कितना महत्वपूर्ण है और किसको इंगित करता है, मतलब कि किसको टारगेट करके शरद जोशी जी ने ये व्यंग लिखा था, ये सारी बात हम आज के सेशन में ही करने वाले हैं। क्लियर है? अच्छा, क्लास में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा डाउट बच्चों का जो है वो मैं क्लियर कर दूं। मैक्सिमम कमेंट भी आती है और काफी बच्चे लेकर परेशान भी है हिंदी जनरल को लेकर के, हिंदी भाषा को लेकर के, कि सर हमारे टॉपिक इससे मैच नहीं हो रहे हैं। काफी सारी कमेंट मेरे पास आई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात तो ये समझिए आप लोग कि जो आप बीए कर रहे हैं और हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, है ना, और आप सभी को आप सबको अच्छे से जानते हैं ये बात कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी फाउंडेशन कोर्स में बहुत ज्यादा चेंजेस रखती है। सभी का फाउंडेशन में हिंदी इंग्लिश ये सामान्य बात है, ये तो होता ही है, लेकिन सिलेबस में चेंजेस होता है, ये सभी जानते हैं। इसीलिए मैं ये फोकस ये कभी नहीं बोलता हूं कि ये किस यूनिवर्सिटी के लिए है, क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है कि मैं आप सबको पढ़ाऊं, किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, बल्कि मैं सबको टारगेट करना चाहता हूं। इसी कारण से मैं कभी भी किसी यूनिवर्सिटी विशेष को टारगेट नहीं करता, और ना ही कभी मैं अपने बोलता हूं कि कौन सी यूनिवर्सिटी का मैं लेक्चर ले रहा हूं, ठीक है ना। ये मेरा एक विशेष रीजन रहता है। अगर आपका सब्जेक्ट चेंज नहीं मैच नहीं हो पा रहा है, तो आप पहले तो सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए।
मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं आपको, भाषा एवं संस्कृति वाला पार्ट। कौन सा पार्ट? भाषा एवं संस्कृति वाला पार्ट। अब ऑल ओवर इंडिया के 8 राज्य है जहां पर हिंदी भाषा बोली जाती है। अब वही 8 राज्यों में कितने जिले होंगे, उन जिलों के अंदर कितनी यूनिवर्सिटियां होगी, उस सबके अलग अलग सिलेबस होगा दोस्तों। तो बताइए क्या एक व्यक्ति के द्वारा ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज के सिलेबस को फॉलो करना क्या संभव है? तो आप भी खुद स्वयं बोल सकते नहीं है। इसीलिए मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप लोग परेशान ना हो, मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो उसके लिए अगर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं तो आपको भी थोड़ी सी हमारी मदद करनी होगी। और मदद एक्चुअल में हमारी नहीं, मदद आप अपनी स्वयं की कर रहे होंगे। आपको करना यह है कि अगर आपका सिलेबस मैच नहीं हो रहा है तो आपको दोस्तों करना क्या है, आपके पास जो बुक है या जो सीरीज है, किसी भी पब्लिकेशन की सीरीज चलेगी, उस सीरीज की पीडीएफ बनाइए, पीडीएफ बना करके और आप हमें सेंड कीजिए, उसको भी हम स्टार्ट कर देंगे। यहीं पर आपको सेशन मिलना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है ना। और नहीं तो आगे चल के हम जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपके उस सब्जेक्ट को भी कवर जो है स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर, जिससे आपको भी उसके सेशन मिलना प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सर हमारे मैच नहीं हो रहे। जिसका मैच नहीं हो रहा है वो अपने सिलेबस की पीडीएफ बनाए। सिलेबस अर्थात की जो हिंदी भाषा का जो आपके पास बुक है, ये जो सीरीज है किसी भी पब्लिकेशन की, है ना, उस सीरीज की आपको पीडीएफ बनाने। पीडीएफ बनाकर आप हमें चाहे तो व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। हमें कॉन्टेक्ट करने के बाद में कॉन्टेक्ट कीजिए, सेंड कीजिए, उसके बाद आपको उसके 2-4 दिन के अंदर अंदर ही आपको उस पर सेशन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आप लोग के लिए मैं इतना कर सकता हूं, इससे ज्यादा तो फिर आप सोचिए कि यार मैं एक्चुअली में एमपी से हूं, एमपी से क्लास ले रहा हूं आप लोगों की, एमपी इंदौर से हूं, ठीक है ना। अब कोई बच्चे यूपी से है, कोई राजस्थान से है, कोई बिहार से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, जगह जगह से बच्चे हैं। अब सबकी सिलेबस को मैं वहां जाकर के उनका सिलेबस तो मैं लेकर आ नहीं सकता, तो इसके लिए आपको स्वयं की हेल्प करनी होगी। पीडीएफ बनाकर आपको हम तक पहुंचाना होगा, उस पीडीएफ को हम वहां कंटिन्यू कर देंगे। ये डाउट तो आपको क्लियर हो चुका है ना। अब कृपया करके ये कमेंट मत करना कि हमारा मैच नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा हमारा फॉर्मेट था, सबसे पहले हम बात करते हैं लेखक के परिचय की, ठीक है ना। लेखक का परिचय अगर आपने ध्यान दिया हो दोस्तों, तो अभी तक हम 2 परिचय कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। 2 मैथिली शरण गुप्त जी का और जो है मुंशी प्रेमचंद का, दोनों। और ये आज तीसरा परिचय है शरद जोशी जी का। वो तीनों ही परिचय में एक कॉमन सी वहां पर एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। डिफरेंस तीनों परिचय अलग अलग फॉर्मेट में मैं आपको दे रहा हूं। जो आज का परिचय ये एकदम सिंपल तरीके का है। अगर आपको कोई पॉइंट याद ना हो, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप इस प्रकार से भी किसी लेखक के परिचय को कंप्लीट कर सकते हैं, जैसा मैं आपको आज शरद जोशी जी का देने वाला हूं। परिचय के बाद में हम क्या देखेंगे, कहानी देखेंगे कि इन्होंने जो कहानी लिखी है उसका सारांश क्या है। मतलब जो कहानी लिखी है व्यंग करते हुए, उसका सारांश क्या है। वो पूरे बहुत आनंद में कहानी है, पूरे आनंद में व्यंग है, बहुत एंजॉय करेंगे आप लोग सेशन में, आज के सेशन में, ठीक है ना। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, क्लियर है। लेकिन सेशन एंड तक बना रहना जरूरी है। ये मेरे फायदे के लिए नहीं, आप लोगों के लिए फायदे के लिए जरूरी है। सेशन के एंड तक बहुत जरूरी है। कुछ बच्चों ने, हाँ यही क्लियर कर देते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चों ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि सर बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी में जो फाउंडेशन कोर्स की जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश होती है, उसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ये जो सब्जेक्टिव प्रश्न है ये क्यों डिस्कस करवा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत प्यारा जवाब है, सुनिए इसका। क्वेश्चन भी अच्छा था, क्वेश्चन भी अच्छा है। कई दोस्तों के दिमाग में क्वेश्चन होगा, लेकिन 1-2 बच्चों ने ही ये कमेंट किया था मुझे। तो उसका समझिए इसमें कि जब आप कहानी का पूरा सारांश समझ लेंगे, जो मैं समझा रहा हूं, जीवन परिचय को पूरी तरह समझ लेंगे, डिटेल में विस्तार में समझ लेंगे, उसके बाद में अगर आप फुल डिटेल जो प्रश्न उत्तर होते हैं, जिन्हें हम सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर बोलते हैं, अगर वो भी समझ लेंगे, तो ये बताइए एमसीक्यू को लगाना क्या डिफिकल्ट होगा। एमसीक्यू आपको पढ़ने की ही आवश्यकता नहीं होगी, आप एमसीक्यू खुद से करके आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने या जीवन परिचय नहीं समझा, कहानी का सारांश नहीं समझा, फुल लेंथ वाले प्रश्न उत्तर नहीं लगाए, तो एमसीक्यू करने में आपके पसीने छूट जाएंगे। वो संभवतः 80% एमसीक्यू आप गलत करके आएंगे। मैं जानता हूं कि आपसे जो है आपकी मैक्सिमम यूनिवर्सिटियों में आजकल एमसीक्यू फॉर्मेट में ही जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं फाउंडेशन कोर्स में। लेकिन मैं ना, तो ऐसा मत समझिए कि बस ये तो जो टीचर है ये पगला गया है, बस कुछ भी दिए जा रहा है। हर एक कार्य के पीछे एक उद्देश्य होता है।
ना। अगर मैं प्रश्न उत्तर हटा दूंगा तो मेरे लिए सेशन और शॉर्ट हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, फायदा है ना, कम मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन क्यों दे रहा हूं आपको इतना, आपके फायदे में है। जो पढ़ा रहा हूं पढ़ते चलिए, बहुत फायदा होने वाला है इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं, काफी ज्यादा बकबक हो चुकी है आज के सेशन में। सबसे पहले परिचय की बात करते हैं, एकदम सिंपल वे में है दोस्तों, सिर्फ सुनते चलिए, हिंदी है, आनंद लेते चलिए। शरद जोशी जी, शरद जोशी अपने समय के एक अनूठे व्यंग्यकार थे, अनूठे व्यंग्यकार थे। ये शुरू से व्यंग्यकार नहीं थे, ये भी अपनी कहानियां लिखते थे, है ना, ये भी जो है कविताएं कहानियां लिखते थे। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि इनको कुछ इनके कहानियों की आलोचनाएं होने लगी थी, इनके कहानियों की आलोचनाएं होने लगी। जो आलोचनाओं से प्रताड़ित तो होकर के ही इन्होंने जो है व्यंग करना स्टार्ट कर दिया, व्यंग्यात्मक कहानियां लिखना प्रारंभ कर दिया। लेकिन आगे चल के इनके जीवन काल में एक घटना ऐसी भी घटी जब कवि सम्मेलन में इनके व्यंग को लेकर के भी इन पर व्यंग कस दिया। समझिएगा, यहां पर इनका व्यंग चल रहा था और व्यंग पर भी कुछ दर्शकों ने, या कहें कि एक विशेष दर्शक था, एक थोड़े से रहते ना कुछ लोग मस्करी करने वाले, मजाक करने वाले, ऐसे एक दर्शक था सामने बैठा हुआ था, उसने उठाकर बोल दिया कि सर आप तो भांड होते जा रहे हैं। क्या बोला उन्होंने कि आप तो भांड बन गए हैं जब व्यंग करते हुए। तो उनके मन को ऐसी बात छुभी कि उसी दिन से उन्होंने व्यंग करना भी बंद कर दिया, पूरी तरह से घर बैठ गए। लेकिन हाँ, लेखन कार्य नहीं छोड़ा, कवि सम्मेलन वगैरह में जाना ये सब उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन लेखन कार्य उनका यथावत चलता रहा। तो इस प्रकार से जो है ये एक अनूठे व्यंग्यकार, इसीलिए यहां पर कहा गया कि ये एक अनूठे व्यंग्यकार थे, जिनके जीवन की घटना अन्य लेखकों से एकदम इनको पृथक कर देती है ना। तो इनका जन्म की अगर बात करें तो 21 मई 1931 को उज्जैन में इनका जन्म होता है। जोशी जी पहले व्यंग नहीं लिखते थे, लेकिन आगे आलोचनाओं के कारण उन्होंने व्यंग लिखना प्रारंभ किया। 1968 की बात थी जब मुंबई में चलकर मुंबई में चकल्लस के मंच पर, किस मंच पर, चकल्लस के मंच पर उन्होंने गद्य के रूप में व्यंग पढ़ा, गद्य के रूप में व्यंग पढ़ा और किसी कवि से अधिक लोकप्रिय हुए। मतलब ये हुआ इसका कि उन्होंने 1931 में इनका जन्म हुआ, लेकिन 1968 में जाकर के ये लोकप्रिय हो पाए थे अपने व्यंग के कारण। कहां पर, मुंबई का एक मंच, चकल्लस मंच पर, जब उन्होंने अपना व्यंग पढ़ा गद्य के रूप में, तब ये प्रसिद्ध हो पाए थे। परसाई के व्यंग की कड़वाहट से अलग शरद जोशी के व्यंग में हास्य, मनोविनोद और चुटीलापन ये सब दिखाई देते हैं और इनको ये जनप्रिय बनाते हैं। क्योंकि एक्चुअली में व्यंग क्या होता है, व्यंग एक ऐसी एक मान लें कि एक ऐसी कहानी होती है, कहें कि ऐसे वाक्य होते हैं जो जिसको टारगेट करके बोला जा रहा हो ना, उसके मन को सीधे छुपती है वो। इसी कारण से उसको कहा जाता है उसमें कि व्यंग में एक कड़वाहट होती है, व्यंग में एक कड़वाहट होती है। और इनके समय के ही एक अन्य लेखक थे जिनका नाम था परसाई साहब। तो उनके जो व्यंग हुआ करते थे उनमें एक कड़वाहट होती थी। लेकिन शरद जोशी जी इंटरटेनमेंट करते हुए, दर्शकों का इंटरटेनमेंट करते हुए ही वो व्यंग करते थे। उनके व्यंग में इसलिए कहा गया कि उनके व्यंग में हास्य रस भी था, मनोविनोद भी था, चुटीलापन भी था। कड़वाहट नाम मात्र की थी, कड़वाहट सिर्फ महसूस की जा सकती थी, उनके शब्दों में कड़वाहट नहीं थी। तो इस प्रकार के अनूठे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जब उन्होंने व्यंग लिखना प्रारंभ किया, तो इसी कारण से अपनी भाषा शैली के कारण ही वो जनप्रिय या लोकप्रिय हुए थे। शरद जोशी के व्यंग में परिस्थिति जन्य और सामाजिक सरोकार से भरपूर थे, परिस्थिति के अनुसार वो व्यंग करते थे। इसके अलावा समाज को भी, उसमें समाज की जो परिस्थितियां हुआ करती थी उनको भी ये इसमें इंक्लूड करते थे। एक बार उन्होंने खुद लिखा था कि अब जीवन का विश्लेषण करना मुझे अजीब लगता है। देखिए ध्यान से देख देना, यहां पर उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा कि जीवन का विश्लेषण करना अब मुझे बेकार लगता है, अजीब लगता है, बेकार लगता है। क्या बेकार लगता है कि भाई क्या होता है इसमें जीवन के विश्लेषण में? बहुत से लेखक बोलते हैं कि बढ़ चढ़ करके अपने जीवन का संघर्ष बताते हैं, है ना, कहते हैं कि जो है मैंने ये संघर्ष किया, या कहे कि लेखक का जीवन बहुत ही दुखमय होता है। और आप कई कहानियों में पढ़ने को आपको मिल भी जाएगा कि हर एक कोई लेखक ये नहीं बोलता कि मैं लेखन कार्य करके और जो है एक
ऊंचे तबके का, या कहें कि एक समृद्ध वर्ग में जाकर शामिल हो गया या अमीर बन गया, ये कोई नहीं कहता है। बल्कि प्रत्येक लेखक यही कहता है कि लेखन कार्य में मैं बहुत ही ज्यादा मैंने इसमें संघर्ष किया, अपने जीवन की बहुत ही कठिन परिस्थितियों का मैंने इस जीवन में सामना किया है। तो यहां पर शरद साहब यही कहते हैं कि जीवन का विश्लेषण करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बढ़ चढ़कर यह कहना कि मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है बिल्कुल व्यर्थ है। लेखक के होने के कारण मैंने दुख सहा है, ये सब कहना सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि जीवन होता ही संघर्ष करने के लिए, जीवन होता ही संघर्ष करने के लिए है। किसका नहीं हो, किसके जीवन में संघर्ष नहीं है, इनका स्पष्ट माना कि किसके जीवन में संघर्ष नहीं है। तो संभवतः हर एक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है, तो एक लेखक के जीवन में भी संघर्ष होगा ही, ये कोई अजीब बात नहीं है। आगे चल करके शरद जोशी ने 25 साल तक कविता के मंच से गद्य का पाठ किया, लेकिन देहरादून के एक कवि सम्मेलन में, ये गए देहरादून के कवि सम्मेलन, कहां पर, देहरादून के कवि सम्मेलन में। यहां पर एक मजाक मस्ती करने वाला एक मस्खरा उनका दर्शक भी बैठा हुआ था, सामने देख रहा था, कवि सम्मेलन में शामिल हुआ था, दर्शक था, माफ कीजिएगा, दर्शक था। तो उसने कहा उछल के कि शरद तू भांड बन गया, उनके व्यंग पर कहा शरद तू भांड बन गया है। तो उनके मन को उसका ये शब्द जो था ना, ये जो कठोरपन था इस शब्द में, ये उनके मन को ऐसा छुआ कि उन्होंने उसी दिन से व्यंग का पाठ करना छोड़ दिया। लेकिन लेखन कार्य में यथावत बने रहे, वो लेखन कार्य में पूरी उम्र बने रहे। उन्होंने लिखा था कि लिखना मेरे जीवन जीने की एक तरकीब है, मतलब मेरे जीवन का एक उद्देश्य है, लिखना मेरे जीवन का एक उद्देश्य है, मेरा निजी उद्देश्य है, ये लिखना मैं नहीं छोड़ सकता। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। शरद जोशी ने टेलीविजन के लिए ये जो जिंदगी, देखिए टेलीविजन पर आपको अवेलेबल है, देख पाएंगे आप लोग, सीरियल है ये जो जिंदगी, विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी, वाह जनाब, देवी जी, प्याले में तूफान, दाने अनार के, ये दुनिया गजब की, ये सब धारावाहिक इन्होंने ही लिखे, शरद जोशी के द्वारा लिखे गए हैं। यही नहीं, उन्होंने क्षितिज, गोधुली, उत्सव, उड़ान, चोरनी, चांद, चांद को आँच नहीं, दिल है कि मानता नहीं जैसी फिल्मों के संवाद भी लिखे हैं उन्होंने। 5 सितंबर 1991 को मुंबई में देश के इस ख्याति प्राप्त व्यंग्यकार का निधन हो जाता है। कब? 1991 में। क्लियर है? तो यहां से आप इनकी उपलब्धियों को देख पा रहे हैं। साहित्य में स्थान भी इसको कह सकते हैं। इन्होंने कई धारावाहिक सीरियल भी लिखे हैं, वहीं कुछ हिंदी फिल्मों में कार्य भी इन्होंने किया है। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा इनका जीवन परिचय रहा था दोस्तों। आइए अब हम आगे बात करते हैं इनकी व्यंग के सारांश पर, कि इनका व्यंग का सारांश क्या है। क्लियर है? व्यंग का सारांश बिना रुके ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ सुनना है। और मात्र मैं पूरी गारंटी लेता हूं, इस सारांश को सुनने मात्र से आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लगा पाएंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में हो, ऑब्जेक्टिव हो। क्लियर है? चलिए फिर शुरुआत करते हैं। ओके दोस्तों, व्यंग है, व्यंग की तरह पढ़िएगा, इसको समझिएगा, इसको, ठीक है ना। व्यंग एकदम क्लियर समझ आने लगेगा, थोड़ा सा दिमाग का विस्तार करके समझना इसको। चलिए, जीव पर सवार इल्लियां शरद जोशी द्वारा रचित एक ऐसा व्यंग संग्रह है जिसमें लेखक की पेनी दृष्टि मतलब सूक्ष्म दृष्टि, पेनी दृष्टि किसी ना किसी विसंगति को, जो कोई गड़बड़ हो रही होती ना, उसकी बात कर रहा है, ये विसंगति की मार्मिक विवेचना करती है। तो इस तथ्य का कहना है कि जीव पर सवार इल्लियां शरद जोशी जी द्वारा लिखित एक ऐसा व्यंग है जिसके द्वारा लेखक ने अपनी पैनी दृष्टि से विसंगति के मर्म को स्पर्श किया है। स्पर्श करके उस मर्म की या उस विसंगति की पूरी खोलकर के उसकी विवेचना की है। व्यंगकार बताते हैं, अर्थात शरद जोशी बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब कहानी का प्रारंभ होता है। शरद जोशी जी बताते हैं कि अखबारों में चने पर इल्ली नामक कीड़े का लगना सुर्खियों पर है। क्या कहा कि आजकल जो अखबार छप रहे हैं, उन अखबारों में
मैक्सिमम ये न्यूज देखने को मिल रही है कि चने के पेड़ में इल्लियां लग चुकी है। ये न्यूज कुछ ज्यादा सुर्खियों में है। यहां तक कि चने के पौधे पर बैठी इल्ली की तस्वीर भी छपकर सामने आने लगी है। इसी बीच लेखक अपने एक बुद्धिमान मित्र से मिलते हैं और उनके बीच इल्ली को लेकर के चर्चा होती है। किस किस के बीच में? लेखक के बीच में और उनके मित्र के बीच में। इसी चर्चा में बात होती है, उनका मित्र, जो विद्वान मित्र की यह चर्चा की गई है लेखक के द्वारा, वो बताते हैं कि मित्र जो है इला और इल्ली में अंतर स्थापित करते हुए, अंतर बताते हुए, इला जो है, इला अन्न की अधिनेत्री, अधिधात्री देवी अर्थात पृथ्वी बताया गया है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि उनके जो मित्र है उन्होंने बताया कि इला जो है, इला पृथ्वी को कहते हैं, इला पृथ्वी को कहते हैं, है ना, इला पृथ्वी को कहते हैं। जबकि इल्ली जो है, इल्ली क्यों इला पृथ्वी को कहते हैं? तो इला क्या है? अन्न उत्पादन करने वाली या अन्न उत्पादन करने वाली देवी। ये लिखा हुआ देखिए, अधिष्ठात्री देवी है। किसकी? अन्न की अधिष्ठात्री देवी है। वहीं इल्ली अन्न की नष्टात्री देवी है, मतलब अन्न को नष्ट करने वाली। तो ये इल्ली इसी इला की बेटियां हैं। किसने कहा? ये लेखक ने कहा। लेखक ने कहा कि जो ये इल्लियां हैं ये इसी इला की बेटियां हैं जो अपनी मां की कमाई खा रही है। इसी बीच लेखक की बेटी अपने इल्ली संबंधी ज्ञान का परिचय देते हुए बताती है कि प्राकृतिक विज्ञान के अनुसार इल्ली से तितली बनती है और तितली जो फूलों पर मंडराती है रस पीकर उड़ जाती है। समझते चलिएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोले जा रहे हैं आप, आगे इसका सारांश निकलने वाला है, निश्चिंत रहिए, बस ध्यान से सुनते चलिएगा, है ना। तो अभी तक क्या हुआ, आजकल अखबारों में खबर है कि चने के जो खेत हैं, चने के जो खेतों में जो पेड़ हैं उनमें इल्लियां लग चुकी है। ये खबर चारों तरफ फैल चुकी है। ये खबर फैलती है और लेखक की मुलाकात अपने मित्र से होती है और दोनों के बीच भी इसी पर चर्चा होने लगती है। इसी चर्चा में उनके मित्र के द्वारा बताया जाता है कि इला नाम की, इला पृथ्वी को जो है हम इला कहते हैं और जो इला है, तो जब उनके मित्र ने ये बताया कि पृथ्वी को हम इला कहते हैं, तो ये कवि ने गहरा इसमें विचार किया कि इला और इल्ली में संबंध क्या है। तो इला और इल्ली में संबंध दर्शाते हुए कवि ने विचार किया कि इला जिसे हम पृथ्वी कहते हैं ये तो अन्न को उगाने वाली है, अन्नधात्री है ना, अन्नधात्री है, मतलब अन्न देने वाली है। वहीं इल्ली अन्न को नष्ट करने वाली है। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि जो इल्लियां है वो इसी इला की बेटियां हैं, अर्थात पृथ्वी की बेटियां हैं जो अपनी मां की कमाई खा रही है। क्लियर है? तो इस प्रकार से सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान अखबारों के शोर के कारण नेताओं के भाषण का सिलसिला शुरू हो जाता है। ध्यान से चलते रहिएगा, आगे एक एक चीज क्लियर होने वाली, एक एक शब्द का यहां पर प्रयोग होगा, याद रखिएगा। इसी दौरान अखबारों के शोर के कारण, मतलब अखबारों में ये खबर ज्यादा छप जाने के कारण अब नेताओं में अब सिलसिला किसका? भाषणों का सिलसिला चालू हो जाता है, क्योंकि इलेक्शन का समय आ चुका था। तो भाषण जो नेता लोग हैं ये जाग जाते हैं, अधिकारियों को भी अब आदेश देना चालू करेंगे, देखिए आगे चल करके। तो इसी कारण से जब जो नेता लोग हैं वो भाषण देना चालू करते हैं, तो इसी कारण से सरकार, नेता, मंत्री और अफसर अब जाग उठते हैं। बंद पड़ी फाइलें खुलने लगती है। कार्यकर्ता व अधिकारी सुप्त अवस्था से अब बाहर निकलने लगते हैं। इसी दौरान मामला अब दिल्ली तक पहुंच जाता है। क्या? कौन सा मामला? चने के खेत में इल्लियां लग चुकी है, यह मामला अब दिल्ली तक पहुंच जाता है। वो दिल्ली से आदेश निकलता है कि चने के खेत में दवाओं का छिड़काव किया जाए। इसी दौरान चने के खेत में दवाओं का छिड़काव करने के लिए खेतों के ऊपर देखते ही देखते हेलीकॉप्टर मंडराने लगते हैं, हवाई जहाज मंडराने लगते हैं और ऊपर से दवा का छिड़काव करने के लिए उसका दौरा करने लगते हैं। क्योंकि इलेक्शन का समय आ चुका था। इसी के साथ में कुछ समय बाद एक दिन इल्ली उन्मूलन प्रगति के लिए कृषि अधिकारी आते हैं। किसके लिए? इल्ली उन्मूलन प्रगति के लिए, मतलब कि एक इल्ली उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाता है। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए कृषि अधिकारी आते हैं, अब जो है खेत का दौरा करेंगे। लेखक अपने मित्र के साथ इस दौरे में शामिल होते हैं। क्यों होते? इसलिए होते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि चने के खेत होते हैं या चने के पेड़ होते हैं।
तो लेखक को अपनी इस शंका का समाधान करना होता है। रास्ते भर लेखक का मित्र आने वाले अधिकारियों से अपने विभाग के अधिकारियों की बुराई करता जाता है, जो कि आज के डिपार्टमेंट में चल रहा है। जब सभी चने के खेत पर पहुंचते हैं तो वहां एक छोटा अफसर इनका इंतजार कर रहा होता है। वहां बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी के साथ खेत का मुआवजा करते हुए कुछ प्रश्न पूछता है। वो छोटा अधिकारी जैसा कि व्यवस्था चली आ रही है उसके अनुसार ही वो हाँ में हाँ मिलाता चलता है। बड़ा अफसर मुआयना करने के बाद आदेश देता है कि मुझे हरा चना चाहिए। छोटा अधिकारी आदेश को तुरंत मानते हुए किसान को डराते धमकाते हुए कहता है कि साहब के लिए अच्छे से हरे चने लेकर आओ। किसान डरता घबराता हुआ खेत से हरे चने लेकर के आता है और अधिकारी के हाथ में रख देता है। फिर अधिकारी तीनों, लेखक, छोटा अधिकारी और बड़ा अधिकारी जीप में बैठते हैं और जो चने किसान के द्वारा लाए गए थे उनको जीप में रखते हैं और वहां से चल देते हैं। तो अधिकारी के साथ लेखक और उनके मित्र वहां से वो रवाना हो जाते हैं। किसान को अब राहत मिलती है कि यहां से ना वो, क्योंकि किसान डरा हुआ था, सहमा हुआ था। किसान को राहत मिलती है जब लेखक चना खाते हैं तो एकाएक उन्हें एहसास होता है कि जीप पर 3 इल्लियां सवार है। अब आपको समझ आएगा पूरी कहानी का सारांश। लेखक जीप में बैठे हुए हैं, जा रहे हैं, जो चने लेकर आए थे चने खाते हैं। खाते खाते उनको एकदम एहसास होता है कि जीप में 3 इल्लियां सवार है। किनको कह रहे थे अब समझ जाइए आप लोग। जीप पर 3 इल्लियां सवार है जो खेतों की ओर से चली आ रही है। खेतों की ओर से चली आ रही है मतलब वो स्वयं को लेखक, छोटा अधिकारी और बड़े अधिकारी, ये मेन इल्लियां हैं जो किसानों की फसल खा रही है। सिर्फ किसानों की फसल ही नहीं बल्कि पूरे देश को खा रहे हैं। तब उन्हें इस बात का अनुभव होता है कि देश में ऐसी ही लाखों इल्लियां हैं जो सिर्फ चना ही नहीं खा रही है अपितु देश का सब कुछ डकार लेना चाहती है। और ऐसी इल्लियां भरी पड़ी है हमारे देश में। क्लियर है? तो ये था दोस्तों एक छोटा सा सारांश इस पूरी कविता का। अब जो ये सिलसिला में जो चालू कर रहा हूं, जो कुछ इस छात्रों को लगता है कि ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है, ये सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर वाला है ना, उनको मैं फिर से रिपीट करके बता दूं, ये भी कहानी का ही हिस्सा है। जिसके भी पेपर में इस प्रकार के प्रश्न उत्तर नहीं आते हैं उनको भी ये सेशन अटेंड करना है, क्योंकि कहानी के सारांश में जो छूटा हुआ है वो यहां मिलेगा आपको। उस सब्जेक्ट जब एमसीक्यू लगाएंगे तो एमसीक्यू में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप आपके एमसीक्यू बनते चले जाएंगे। थोड़ा विश्वास करना सीखें, थोड़ा जिस तरह पढ़ाया जाता ना ऐसे पढ़ना सीखें। कम से कम एग्जाम के टाइम पर तो कम से कम थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, टीचरों की बात मान लीजिए, है ना। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, किसान कब और क्यों घबराया था? आप सभी जानते हैं कब घबराया था और क्यों घबराया था। किसान छोटे अफसर के क्रोध को देख करके घबरा गया था। जब छोटे अफसर ने बोला था ना कि बड़े साहब के लिए बहुत अच्छे वाले जो है चने लेकर आइए, क्लियर है, तो उसे लगा था कि जो खेत है अब जब्त हो जाएगा, क्योंकि बड़े गुस्से में थे छोटे साहब। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जीप पर सवार 3 इल्लियां किन्हें बताया गया था? आप सभी को जानते हैं, लेखक, बड़ा अफसर और छोटा अफसर। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक को पृथ्वी का नाम इला किसने बताया था? उनके विद्वान मित्र ने, उनके विद्वान मित्र ने। अगला प्रश्न है, पाठ में अप्सरों की किस मनोवृत्ति पर व्यंग किया गया है? पाठ में अप्सरों की कौन सी मनोवृत्ति पर व्यंग किया गया है? कौन सी मनोवृत्ति पर? तो पाठ में इस व्यंग के अंतर्गत अप्सरों की स्वार्थपरता, लालचीपन पर या घटिया सोच के साथ ही किसानों को डरा धमका कर रोब झाड़ने की उनकी जो मनोवृत्ति है ना, उस पर तंज कसा गया था, उस पर व्यंग दिया गया था। मुआवजे के लिए आए बड़े अधिकारी ने छोटे अधिकारी के साथ मिलकर किसान को डरा धमकाकर हरा चना अपनी जेब में रखवा लिया था, है ना। तो इस प्रकार की जो उनकी सोच थी, अपनी मनमानी करने की, एक ओहदे पर होने के कारण जो ये मनोवृत्ति थी, इस मनोवृत्ति को टारगेट किया गया था, इस पर व्यंग किया गया है इल्लियां कहकर। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, अखबारों में किस बात पर चर्चा होने लगी और क्यों होने लगी? तो अखबारों में इस बात पर चर्चा होने लगी कि इस बार मौसम खराब रहा, सर्दियों में वर्षा अधिक होने के कारण ठंड भी ज्यादा पड़ने लगी। इसी से चने के खेत में, अर्थात कि चने के जो पौधे हैं उनमें कीड़े लगना चालू हो, मतलब इल्लियां लगने चालू हो गई, जो पौधों को सपाचट मतलब खराब कर रही है, खत्म कर रही है, जिससे फसल का काफी नुकसान हो रहा है। अखबारों में चर्चा इसलिए हुई कि वर्तमान में हमारे देश में सरकारी विभाग सोए रहते हैं, उनमें
दायित्व निर्वहन जैसी भावना का बड़ा अभाव पाया जाता है। अखबारों में इस प्रकार की सूचना प्रकाशित होने के बाद ही ये कुंभकर्ण लोग उठते हैं, जागते हैं। इस कारण से अखबारों में इस प्रकार की सुर्खियां आना प्रारंभ हुई थी। लेखक को अपने मित्र से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ था? लेखक को अपने विद्वान मित्र से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ था और उसने इसका प्रयोग कैसे किया? तो विद्वान मित्र से क्या प्राप्त हुआ था? पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? इला कहते हैं, इला, है ना। वो जे देखिए, पढ़ के देख लीजिए, समझ नहीं जाएगा। एक बार बातचीत के दौरान लेखक के एक विद्वान मित्र ने उन्हें बताया कि इला पृथ्वी को कहा जाता है, इला पृथ्वी को कहा जाता है। लेखक ने इस बात को ध्यान में रखते हुए इला और इल्ली के आपसी संबंध पर बड़ा गहरा विचार किया। वे सोचने लगा कि इला जो पृथ्वी है तो अन्न की मुख्य, ये तो अन्न की मुख्य देवी है, और इल्ली जो है ये अन्न को नष्ट करने वाली देवी है, ठीक है ना। तो इल्ली पृथ्वी के समान, इल्ली जो है, इल्ली पृथ्वी की पुत्री के समान है, जो धरती से उत्पन्न चना आदि जो अनाज होते हैं उसको खाती है, और अखबारों में उसका नाम होता है। इस प्रकार इस व्यंग्य के माध्यम से लेखक ने दूसरों के द्वारा कठोर परिश्रम से कमाई गई दौलत पर मौज करने वालों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जो सरकारी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। मेहनत कोई और करता है, खाना कोई और चाहता है, उस पर तंज कसने का कार्य किया था इसके माध्यम। और ये परिस्थिति जन्य था, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां थी ये वास्तविक रूप से इसी को दर्शाती थी। चने के खेत में इल्ली कैसे लगी, उनके उन्मूलन के लिए किस तरह के कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो एक बार जब बारिश हुई तो ठंड बढ़ जाने के कारण खेतों में इल्लियां पड़ने लगी। लेखक व अन्य लोग अपने अपने घरों में घुसे रहे। किसी को इस बात का पता नहीं चला, लेकिन दैनिक समाचार पत्रों में बड़े जोर शोर से ये चर्चा होने लगी, छापा जाने लगा, आसपास के खेत में इल्लियां लग गई, ये सारी बातें। और एक अखबार ने तो इल्ली की तस्वीर भी छाप दी, जो बड़ी मासूम दिख रही थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। ये खबर चर्चा का विषय बन गया। सरकारी तंत्र की नींद टूटी तो मंत्री, अफसर, नेता सभी लोग जाग उठे। बैठकें होने लगी, विचार विमर्श होने लगे। दिल्ली से आदेश आ चुका है, छिड़काव किया जाए दवाई का, उसके लिए हेलीकॉप्टर वगैरह, हवाई जहाज वगैरह खेतों पर मंडराने लगे, है ना। तो सबने गांवों की ओर जाने का निर्णय लिया। ये निष्कर्ष निकाला कि इल्ली उन्मूलन के लिए दवा का छिड़काव किया जाए, उसके लिए अब जो है दौरा किया जाना चाहिए। इस प्रकार इल्ली उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था। तो इस प्रस्तुत पूरे जो हमारा व्यंग कविता थी, कहानी थी, इसके माध्यम से कुल मिलाकर के उन सरकारी विभागों पर तंज कसा गया था जो अपना कार्य बिना किसी मतलब समय से पहले अपना कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। उन लोगों को जगाने के लिए ही इस प्रकार का ये व्यंग किया गया था कि जब तक कोई घटना घटित नहीं होती है तब तक ये सिर्फ दूसरों की कमाई पर ही अपनी नजर बनाए रखते हैं। और इसी नजर की जो विसंगति है ना, इस विसंगति पर तंज कसने के लिए इन्होंने अपनी पेनी कि लेखक ने अपनी पेनी दृष्टि से इन पर वार किया है। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ में दोस्तों जो इसका नेक्स्ट पार्ट है कल आ जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए है ना। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो होने वाला है, जो आपसे एग्जाम में एग्जैक्टली पूछा जाता है। आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है? ये पूछे जाते हैं, एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो ये भी मैं आपको बता रहा हूं ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं ये वाला पार्ट छोड़ रहा हूं, सिर्फ ये बताया जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये वाला जो पार्ट है ना, अगर आपने आज का सेशन बहुत अच्छे से समझा है ना, तो इस वाले पार्ट में 1% भी आपको समस्या नहीं आएगी। एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा। बिना पढ़े खट से ऑप्शन देखते ही आप टिक मारने वाले हो इस वाले पार्ट को, अगर आपने ये वाला पार्ट ठीक से देखा है तो। क्लियर है? नेक्स्ट डे कल, ठीक है ना, 25 प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। चलिए, जाने से पहले एक बार जो है इसका वो जो शॉर्ट क्लिप की मैंने बात की थी आप लोगों से, वो देखते जाइए, जिससे जो नए स्टूडेंट है और जिनको पता है कि प्लेलिस्ट में जाकर कैसे सेशन देखना है तो वो बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता, जो चाहते हैं कि हमें आपके पूरे सेशन देखना है, कैसे प्लेलिस्ट सर्च होगी, कैसे नोट्स डाउनलोड करना है, तो एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, उसको देखते जाइए, जिससे आपका डाउट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपको भी सभी सेशन हमारे सर्च करने में समस्या आ रही है? क्या आपको भी प्रॉपर क्लासेस नहीं मिल पा रही है? सभी आपके सब्जेक्ट के सभी टॉपिक नहीं मिल पा रहे हैं? तो दोस्तों आइए मैं बताता हूं कि आपको प्लेलिस्ट में सर्च करके किस प्रकार से आप हमारे सभी सेशन आसानी से देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें चलना होगा मोबाइल की स्क्रीन पर। चलिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट अभी मोबाइल पर ही सेशन देखते हैं, तो इस कारण से मोबाइल की स्क्रीन का सपोर्ट लेकर के मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं पूरा, है ना, कि किस प्रकार से जो है हमारे सेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर ये सेशन जो चल रहा है, जैसा आप अभी अपने मोबाइल पर देख पा रहे हैं, इसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ लोधाजी क्लासेस और सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब लिखा हुआ है। तो इसी सब्सक्राइब पर दोस्तों वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब को क्लिक करना है सबसे पहले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है।
क्लियर है। इसके तुरंत बाद में आपको जो लोधा जी क्लासेस लिखा हुआ दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करना है, लोधा जी क्लासेस पर क्लिक करना है ना, सब्सक्राइब पर क्लिक नहीं बल्कि लोधा जी क्लासेस पर क्लिक करना है। जैसे ही लोधा जी क्लासेस पर क्लिक करेंगे आप, अर्थात कोचिंग के नाम पर क्लिक करेंगे तो वहां ऊपर आपको ये लाइन दिख रही है दोस्तों, इस लाइन में आपको देखिए यहाँ पर एक प्लेलिस्ट का बटन दिख जाएगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं, आपके सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट आपके सामने आ चुके हैं। इसमें से जो सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है, चूंकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में ही लिख दिया गया है बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकंड ईयर, बीए थर्ड ईयर, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है। जो सब्जेक्ट पढ़ना, जैसे मान लेते हैं कि आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, सेकंड ईयर का फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आप एक्चुअल फर्स्ट, तो फर्स्ट ईयर में राजनीतिक सिद्धांत वाला सब्जेक्ट, इस पे हमने क्लिक किया। क्लिक करते देख पा रहे हैं आपकी सभी सेशन, सभी लेक्चर क्रम से खुलकर आपके सामने आ चुके हैं, बीए 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, ठीक है ना। नोट्स भी आप आसानी से, जो सेशन आप अभी देख रहे हैं उसी के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप लोग। डिस्क्रिप्शन यहां से ओपन होती है, बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं है। यहां पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए डिस्क्रिप्शन खुलकर आपके सामने आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन खुल के आपके सामने आ चुकी है। यहां पर फुल स्क्रीन फुल डिस्क्रिप्शन नहीं खुलती है, इसके लिए आप क्या करेंगे, ये मोर लिखा हुआ है दोस्तों, इस मोर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने मोर पे क्लिक किया, वैसे ही आपको फुल जो डिस्क्रिप्शन होती है वो आपके सामने आ जाती है, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप आसानी से सभी लिंक हमारी देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड पीडीएफ नोट्स हियर, यहाँ पर क्लिक करके आसानी से आप बहुत ही आसानी से यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।